दोस्तों सेनोर्स फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड ये कंपनी अपना आईपीओ 20 दिसंबर 2024 से 24 दिसंबर 2024 के बीच में ले आई है। यहाँ पर ये आईपीओ ओपन है इस डेट के बीच में, और आपको सब्सक्रिप्शन करने के लिए कंपनी जो फेस वैल्यू रखा हुआ है वो है 10 रुपये प्रति शेयर, और प्राइस बैंड होगा 372 रुपये से 391 रुपये प्रति शेयर। ये होगा प्राइस बैंड, और 38 शेयरों का एक लॉट कंपनी ने डिसाइड किया हुआ है। अब देखिए दोस्तों, टोटल जो इशू साइज है ना वो है 582 करोड़ 11 लाख रुपए कंपनी को ये चाहिए। अब इसमें से फ्रेश इशू है 500 करोड़ रुपए का, ये पैसा पूरा का पूरा कंपनी के पास जाएगा। ऑफर फॉर सेल OFS ये है 82 करोड़ 11 लाख रुपए, और ये पैसा प्रमोटर के पास जाएगा, वो अपने स्टेक यहां पे ऑफलोड कर रहे हैं बाजार में। दोस्तों जहां तक सेनोर्स के इस इशू की बात है, QIB कैटेगरी के निवेशकों के लिए 75% यहां रिजर्व रखा गया है, रिटेल के निवेशकों के लिए 10% और NII HNI के लिए यहां पे 15% इशू रिजर्व रखा गया है। अब जो इशू के टेंटेटिव डेट्स हैं वो देखिए, 20 दिसंबर को IPO खुलेगा और 24 दिसंबर को बंद हो जाएगा। अलॉटमेंट कंपनी फाइनल करेगी 26 दिसंबर को, और रिफंड अगर आपको शेयर नहीं मिलता है तो रिफंड हो जाएगा 27 दिसंबर को आपका पैसा, और डीमैट अकाउंट में आपको क्रेडिट हो जाएगा अगर मिला तो 27 दिसंबर को। और लिस्टिंग होगी इस कंपनी की 30 दिसंबर 2024 को, यानी कि सेनोर्स जो फार्मास्यूटिकल्स है, सेनोर्स फार्मास्यूटिकल लिमिटेड, ये बाजार का हिस्सा होगी 30 दिसंबर 2024 को। अब किस तरह से आपको अप्लाई करना है दोस्तों, अगर आप 2 लाख रुपए से नीचे के निवेशक हैं, यानी कि आप हो गए रिटेल निवेशक, एक लॉट मिनिमम इसमें आप लगा सकते हैं। 38 शेयरों के लिए लगाना होगा आपको 14,858 रुपए, और अगर आप रिटेल में ही रहेंगे और मैक्सिमम आप पहुंचेंगे 13 लॉट तक एक एक करके जाएंगे, और 494 शेयर आप मैक्सिमम लगा पाएंगे 1,93,154 रुपए तक पहुंचेंगे। 2 लाख रुपए से लेकर के अगर आप 10 लाख के बीच में आते हैं तो SHNI मिनिमम आपको कहा जाएगा, यानी SHNI आपको कहा जाएगा, और मिनिमम आपको लगाना है 14 लॉट के लिए 532 शेयरों के लिए 2,08,012 रुपए। अब एक एक करके आप बढ़ेंगे यहाँ पे, और SHNI मैक्सिमम तक पहुंचेंगे 67 लॉट में 2,546 शेयरों तक आप पहुंचेंगे 9,95,486 रुपए। और अगर आप मोर देन 10 लाख की बात अगर आप करें तो 68 लॉट 2,584 शेयरों के लिए 10,10,334 रुपए आपको कहा जाएगा BHNI। अब दोस्तों इस कंपनी के बिजनेस को समझ लेते हैं। जैसा कि नाम से ही क्लियर है दोस्तों, फार्मास्यूटिकल यानी कि एक दवा उद्योग की कंपनी है, दवा बनाने वाली कंपनी है। दिसंबर 2017 से ही इनकॉर्पोरेट हुई है कंपनी, और कंपनी क्या करती है, डेवलप करती है और मैन्युफैक्चर करती है रेंज ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स प्राइमरली फॉर रेगुलेटेड मार्केट। अलग अलग जो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स है कंपनी डेवलप करती है और उसको बना करके सेल करती है। रेगुलेटेड मार्केट मतलब क्या हो गया, जो कि काफ़ी ज़्यादा उनके अंदर नियम कानून लगते हैं, और वो मार्केट होते हैं US के, कनाडा के, UK के। वाइल इसके अलावा कंपनी इमर्जिंग मार्केट्स में भी काम करती है। इमर्जिंग मार्केट अब कंपनी ने 2 हिस्से कर दिए, रेगुलेटेड मार्केट और इमर्जिंग मार्केट। इसका मतलब है क्या कि इमर्जिंग मार्केट में कोई नियम कानून नहीं होते, बिल्कुल होते हैं, लेकिन एक अलग सेगमेंट में इन्हें देखा जाता है, क्योंकि देखिए इमर्जिंग मार्केट थोड़े सस्ते मार्केट होते हैं, इसलिए कंपनी ने इसको 2 तरीके से डिवाइड किया हुआ है। अब देखिए कंपनी के जो प्रोडक्ट्स पोर्टफोलियो हैं उसमें दवाओं के नाम हैं, ये आप देख सकते हैं कि अल्फा मेटामाइन सल्फेट टैबलेट्स हो गया, हाइड्रोक्साइड क्लोराकीन सल्फेट टैबलेट हो गया। दोस्तों थोड़ा सा इधर उधर हो जा रहा है तो आप देख लीजिएगा, और कैटोकोनजोल टैबलेट्स हो गया, बुटाबिटेल हो गया, एसिटामोफिन हो गया, कैफीन कैप्सूल हो गया। तो इस तरह से कई सारे जो नाम हैं आप यहाँ पे देखिए, यानी कि अलग अलग जो साल्ट का नाम है उसे पढ़ने की मैं यहाँ जरूरत नहीं समझता हूँ, काफ़ी टेढ़े मेढ़े नाम है। अब आप उन नामों की बात आप देखिए, कंपनी ये क्या कहने की कोशिश कर रही है कि सितंबर 2024 यानी कंपनी ने लॉन्च किए 55 प्रोडक्ट इन की थेरापेटिक एरिया इंक्लूडिंग एंटीबायोटिक और एंटी फंगल ट्रीटमेंट। यानी कि ये 2 जो प्रोडक्ट कैटेगरी है, एंटीबायोटिक और एंटी फंगल ट्रीटमेंट के अंदर, वहाँ पे कंपनी ने 55 प्रोडक्ट जो है अलग अलग लॉन्च कर दिए हैं अब तक। और कंपनी ने अपनी पार्टनरशिप जो है प्रोडक्ट को बेचने के लिए डिस्ट्रीब्यूटर्स और हॉस्पिटल के साथ रखी हुई है अक्रॉस अलग अलग स्टेट भारत के अंदर। और सितंबर 30 2024 की बात करें तो कंपनी जो है 3 डेडिकेटेड R&D फैसिलिटीज भारत के अंदर और US के अंदर ऑपरेट कर रही है। और कंपनी ऑपरेट कर रही है इमर्जिंग मार्केट के अंदर 43 कंट्रियों में, और मैन्युफैक्चर्स कर रही है क्रिटिकल केयर इंजेक्टेबल्स और API, अलग अलग API कंपनी जो है बना रही है। API दोस्तों, मैं जैसा कि ऊपर साल्ट का नाम आपने देखा था ना, वही API होते हैं। यानी कि जैसे मान लीजिए कि क्रोसिन होता है ना, तो क्रोसिन क्या है, तो क्रोसिन एक ब्रांड है, पेटेंट किया हुआ ब्रांड है। अगर आप पैरासीटामॉल कहें तो पैरासीटामॉल क्या हो जाता है, वो हो जाता है आपका API, तो वो बनाने का काम कंपनी करती है। जैसे बाकी कंपनियां जो है जेनरिक के फील्ड में उतरी हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां जैसे सिप्ला भी हो गई,
या अलग अलग जो भी कंपनियां हैं सबका अपना जेनरिक डिवीजन होता है, उसी तरह से ये प्योर जेनरिक बनाने वाली कंपनी है। कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है अहमदाबाद, गुजरात के अंदर। अब दोस्तों आप देखिए कि कंपनी सर्व क्या कर रही है। कंपनी यूएस, कनाडा और यूके के रेगुलेटेड मार्केट में है, जहां पर की कंपनी को यूएस एफडीए की अगर बात करें तो यूएस एफडीए के अप्रूवल, मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी में यूएस एफडीए वाले आते हैं और वो अप्रूव करके जाते हैं। और एक यूनिक पोर्टफोलियो है कंपनी का जो कि रेगुलेटेड मार्केट को एड्रेस करने के लिए है, और कंपनी का लॉन्ग टर्म मार्केटिंग एग्रीमेंट होता है फार्मास्यूटिकल कंपनी में, यूएस, कनाडा और यूके की कंपनियों में। और प्रेजेंस है कंपनी का इमर्जिंग मार्केट में, जहां पर की कंपनी का प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है इंक्लूडिंग स्पेशलिटी और कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट में है। और कंपनी का रोबस्ट R&D कैपेबिलिटी है जो कि अलग अलग प्रोडक्ट पोर्टफोलियो को डेवलप करने में काम आता है, और एक्सपीरियंस मैनेजमेंट टीम है। तो ये एक फार्मास्यूटिकल कंपनी का नॉर्मली जो स्ट्रेंथ होता है वही कंपनी ने बताने की कोशिश की है। दोस्तों ये रही कंपनी की वेबसाइट। कंपनी ने यहाँ पे जो कहने की कोशिश की है मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। कमिटेड टू ग्लोबल वेलनेस, ठीक है, सर्टिफाइड मेकर्स ऑफ कॉम्प्लेक्स जेनेरिक्स। जैसा कि मैंने कहा कि कंपनी एक जेनेरिक दवा बनाने वाली कंपनी है, API बनाती है, यानी कि उनके साल्ट जो है कि जो बनाने की कोशिश करती है, ब्रांड जो है बना के डेवलप करने के और उसको बेच के करने की कोशिश नहीं करती है। अपने फार्मास्यूटिकल कंपनी और हॉस्पिटल के लिए डायरेक्ट जो है वो जेनेरिक की दवाएं बेचकर बना करके बेचने का काम कंपनी कर रही है। हेल्थ केयर फॉर ऑल, अफोर्डेबल है, हाई क्वालिटी है, एक्सेसिबल है। और सबसे ज़्यादा जरूरी बात यही हो जाती है, जेनेरिक प्रोडक्ट जब हम लोग खाते हैं तो हमारे दिमाग में यही होता है कि भाई प्रोडक्ट असर करेगा कि नहीं, तो वही चीज़ है, क्वालिटी होगा तो जरूर असर करेगा। ग्लोबल प्रेजेंस है कंपनी का इन सारे देशों में, जैसे ही कंपनी मैप के माध्यम से बताने की कोशिश कर रही है। और की इंडिसेस अगर देखें तो 270 कॉमर्शियल प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रही है कंपनी, 300 से ज़्यादा कस्टमर है अक्रॉस 49 कंट्रीज़ में, 3 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ हैं, और यूएस एफडीए अप्रूवल है, मैन्युफैक्चरिंग लाइन है, 14 इमर्जिंग मार्केट। ये सारी चीज़ें कंपनी यहाँ पे अपनी वेबसाइट पे बता करके आपको, और ग्लोबल सर्टिफाइड कंपनी यहाँ इस तरह से किन किन एजेंसी से, जैसे WHO हो गया और USFDA है, DEA हो गया और LMHRA लिबेरिया, ये सारी चीज़ें कंपनी लेकर के बैठी हुई है। अब दोस्तों आ जाते हैं कंपनी के फाइनेंशियल्स को समझने के लिए। 2022 में कंपनी के एसेट्स थे मात्र 59 करोड़, यानी कि कंपनी काफ़ी छोटी है। 131 करोड़ 2023 में और 621 करोड़, यानी यहाँ पे अगर आप इसको 100 माने तो 100 के बाद यहाँ 6 गुना एसेट्स हो जाते हैं। ओके, देन 778 करोड़ कंपनी के एसेट्स हैं इस समय 30 सितंबर 2024। अब इधर आइए आप, क्या बोरोइंग्स उस हिसाब से बढ़ेगा? 14 करोड़ 60 करोड़, और उसके बाद ये हो जाते हैं सीधे 4 गुना 248 करोड़। तो इस समय फिलहाल कंपनी के पास 242 करोड़ के ये डेट हैं। तो कंपनी ने ग्रोथ करने के लिए जो है लोन अच्छा खासा उठाया। 14 करोड़ का सेल्स 2 गुना से भी ज़्यादा हुआ, 3 गुना के आसपास, इनफैक्ट 39 करोड़ हुआ, और उसके बाद 217 करोड़। तो यानी कि यहाँ से भी आपको 5 गुना के आसपास ये सेल्स होता हुआ नजर आया। और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात की जाए, 99 लाख से सीधे प्रॉफिट हो जाता है 8 गुना से भी ज़्यादा, 8 करोड़ 43 लाख, और उसके बाद 4 गुना होता है 32 करोड़। तो ज़बरदस्त कंपनी ग्रो कर रही है। और नेटवर्थ कंपनी का फिलहाल का देखा जाए तो 319 करोड़ और रिजर्व्स का सरप्लस 263 करोड़। तो यहाँ आप रेवेन्यू में अगर आप देखें तो कंपनी ने एक सही समय पर यहाँ पे एक्सपेंशन करने का फैसला लिया, और साथ ही साथ कंपनी यहाँ पे रेवेन्यू और पैट में अच्छा खासा परफॉर्मेंस देते हुए नजर आ रही है। कंपनी दोस्तों काफ़ी छोटी है और 1350 करोड़ का वैल्यूएशन इसको मिलेगा। जब ये हाई प्राइस बैंड पर अपने लिस्ट होगी तो वहाँ पर 1350 करोड़ के आसपास ये लिस्ट होने की संभावना है। ROE 23%, ROCE 11%, डेट टू इक्विटी यहाँ पे स्लाइटली ज़्यादा है 1.07%, लेकिन ये तब तक कंफर्टेबल रहेगा जब तक कि आप इनका रेवेन्यू देखेंगे वो सही रहेगा, और साथ ही साथ पैट कंफर्टेबल रहेगा, तो यहाँ कोई समस्या नहीं होगी। अब यहाँ देखिए दोस्तों, रिटर्न ऑन नेटवर्थ 23.6%, पैट मार्जिन 15% है, जो कि B2B सेगमेंट में काम करने वाली कंपनी के लिए मेरे ख्याल से अच्छा है, और प्राइस टू बुक 5.84। EPS जो पोस्ट IPO EPS होगा दोस्तों वो 13.86 होगा, और 28 यहाँ पे कंपनी ने आपसे PE मांगा है। अब दोस्तों कंपनी ने कुछ कंपनियों से अपना कंपैरिजन किया है। यहाँ PE पर मैं 28 कर देता हूँ। कंपनी का जो ये EPS है वो 13 यानी 14 के आसपास आप इसको मानिए, तो 28 यहाँ पे कंपनी ने PE मांगा है। अजंता फार्मा 64 का EPS है और 43 का PE चल रहा है। LMB की बात करें 31 PE EPS और 33 PE है, और कॉपलिन पॉइंट 60 का EPS है दोस्तों, और 40 का यहाँ पे PE बाजार इसको दे रहा है। तो यहाँ पे आप 5 के आसपास का प्राइस टू बुक है, तो ये प्राइस टू बुक है इन कंपनियों के।
तो अलग अलग साइज की ये कंपनियां हैं दोस्तों, अजंता हो चाहे एलेंबिक हो या कैप्लिन हो, और इस तरह से ये कंपनी उस पर तो काफ़ी ज़्यादा छोटी नज़र आती है इन टर्म्स ऑफ मार्केट कैपिटलाइजेशन की मैं बात कर रहा हूं। अब दोस्तों सवाल ये उठता है कि कंपनी इस पैसे का करने क्या वाली है। कंपनी इन्वेस्टमेंट करेगी अपनी एक सब्सिडियरी में जिसका नाम है हेविक्स ग्रुप। अब ये सब्सिडियरी में कंपनी क्या पैसा लगा के करेगी, ये इसके कैपिटल एक्सपेंडिचर रिक्वायरमेंट के लिए प्रयोग करेगी, जिसमें कि एक मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी जो बनाया जा रहा है एटलांटा फैसिलिटी यूएसए के अंदर में, और कंपनी जो लोन है उसका भी पेमेंट करेगी सर्टेन बोरोइंग का, और इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडियरी नेमली हेविक्स के अंदर भी लोन है वो भी पेमेंट करेगी कंपनी, और फंडिंग करेगी अपनी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए। और इन्वेस्टमेंट एक और सब्सिडियरी है सेनोरिस फार्मास्यूटिकल इनकॉर्पोरेशन, और साथ ही साथ रत्नात्रिस फार्मास्यूटिकल प्राइवेट लिमिटेड के अंदर, जिसमें कि कंपनी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए पैसा लगाएगी और फंड करेगी कंपनी इन ऑर्गेनिक ग्रोथ के लिए। कुछ एक्विजिशंस भी कंपनी के लाइनअप में है, वहां से कंपनी अपने आप को ग्रोथ कराना चाहती है। दोस्तों 19 तारीख को जब ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है तो 391 का आईपीओ की प्राइस पर 150 रुपए की इसकी जीएमपी चल रही है, करीब करीब 40% के आसपास यहाँ पे जीएमपी 39 कर दीजिए, नहीं तो आप कहेंगे कि मैं इसका जीएमपी बढ़ा के और आपको उत्साहित कराना चाहता हूँ। 39% जीएमपी चल रही है। आइए दोस्तों समझ लेते हैं आरएचपी में बताए गए कुछ रिस्क फैक्टर को जो कि कंपनी ने डिक्लेयर किया होता है जब वो आरएचपी लेकर के आपके सामने आती है। कंपनी का जो भी देखिए प्रोडक्ट है वो क्वालिटी स्टैंडर्ड और टेक्निकल स्पेसिफिकेशन के अनुसार बनाया जाता है। अगर ये उसके हिसाब से नहीं बनाया जाता तो स्वाभाविक सी बात है कंपनी का बिजनेस जो है वो इंपैक्ट करेगा, रेवेन्यू इंपैक्ट करेगा। तो क्वालिटी पैरामीटर इज इंपॉर्टेंट। और जैसा कि कंपनी ने कहा कि रेगुलेटेड मार्केट में, जैसा कि रेगुलेटेड मार्केट का सबसे बड़ा बॉस यूएसएफडीए यूएसए के अंदर, वो तो आपके प्लांट को विजिट करने आता है और उसके बाद ही जो है आप उस देश में माल बेच सकते हो। तो वहां के हिसाब से अगर आप काम किए तो ठीक, नहीं तो फिर गड़बड़। टॉप 10 कस्टमर्स दोस्तों सितंबर 2024 के अनुसार टॉप 10 कस्टमर से इनके 69% रेवेन्यू आते हैं। तो स्वाभाविक सी बात है कि उनके साथ आपका रिलेशनशिप जब तक अच्छा है तब तक तो आप जिंदा हैं, और अगर आपका रिलेशनशिप उनके साथ खराब हो जाता है तो आपकी रेवेन्यू जो है इम्पैक्टेड हो जाएगी। तो इसलिए कंपनी को जरूरत है कि आने वाले समय में अपने कस्टमर्स की संख्या को डाइवर्सिफाई करे। पास्ट में कंपनी के साथ जो है एक समस्या रही है कि वो उसका बार बार नेगेटिव कैश फ्लो हो जा रहा है, और कंपनी का ये भी कहना है कि ये हमारे लिए एक रिस्क फैक्टर है और इन द फ्यूचर ये भी हो सकता है कि कंपनी नेगेटिव कैश फ्लो से जूझे। अब दोस्तों एक और समस्या है रिस्क फैक्टर, मतलब 59% रेवेन्यू कंपनी का अकेले यूएसए से आता है। सितंबर 2024 के आंकड़े हैं ये, यानी कि आपकी केवल एक देश से निर्भरता केवल 59% रेवेन्यू सोचिए एक ही देश से आ रहा है। कहने को आप क्या कह रहे हैं, आप कह रहे हैं कि आपका 49 देशों से या 40 मान लीजिए 40 देशों से भी ज़्यादा देशों से कारोबार है, यानी कि 40 से ज़्यादा देशों में कारोबार है और उसमें से खाली एक ही देश के साथ आपका करीब करीब 60% हिस्सा बिजनेस का वहीं से आ रहा है, और वहाँ इतना टाइट रेगुलेशन है। यूएसएफडीए जब आता है ना दोस्तों, यूएसएफडीए किसी का प्लांट विजिट करने आता है तो उनकी सांसें अटकी होती हैं, जैसा कि सभी कंपनियों के साथ होता है। बड़ी बड़ी कंपनियां, डॉक्टर रेड्डी हो चाहे ल्यूपिन हो चाहे कोई भी कंपनी हो, यूएसएफडीए आता है तो सबकी जो है यहाँ पर समस्या हो जाती है। अब रेपुटेशन जो डिपेंड करता है क्वालिटी पर, अगर क्वालिटी आप मेंटेन करने में असफल रह गए तो आपकी ब्रांड, आपका जो रिलेशनशिप है वो तुरंत जो है वो खराब होगा। और फॉरेनर्स देखिए क्वालिटी के लिए पैसा दे रहे हैं, आपको क्वालिटी मेंटेन करिए, अदरवाइज जो है बिजनेस इंपैक्ट करेगा। तो दोस्तों मैंने आपको कंपनी का पूरा बिजनेस मॉडल बताया और साथ ही साथ कंपनी का पूरा फाइनेंशियल स्ट्रेंथ वीकनेस जो भी है वो बताया, और ये भी बताया कि कंपनी अपने पैसे का यूज़ किस तरह से करेगी, जो पैसा आप उसको देंगे ना उसका प्रयोग कंपनी किस तरह से करने वाली है। और साथ ही साथ आरएचपी में बताए हुए रिस्क फैक्टर को भी मैंने यहाँ पे आपसे डिटेल में बताया। इतना कुछ देखने सुनने के बाद अगर आप थोड़ा सा भी विजिलेंट होंगे, थोड़ा सा भी सावधान होंगे तो आराम से यहाँ पर निवेश करने का फैसला खुद ले लेंगे। लेकिन कोई भी फैसला लेने के पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ही बात करिएगा। इस वीडियो में जो भी मैंने बताया है वो केवल और केवल मैं आपको बता दूं कि मैं एजुकेशन पर्पस से ही बता रहा हूं। तो फार्मास्यूटिकल उद्योग जो है, भारतीय फार्मास्यूटिकल उद्योग जो है दुनिया भर में एक अच्छे नज़रिए से देखा जाता है दोस्तों। और यूएस में आप कोई भी कंपनी भारत की उठा के देख लीजिए, उसका यूएस डिपेंडेंसी, जिस तरह से आईटी फर्म है ना दोस्तों, उसी तरह से जो है फार्मास्यूटिकल फर्म भी जो है यूएस, कनाडा और यूके यानी कि यूरोपियन मार्केट में अपने एपीआई, अपने जेनेरिक प्रोडक्ट्स काफ़ी ज़्यादा सेल करते हैं। आपको कोरोना याद होगा, और कोरोना के समय में हम लोगों ने कितनी वैक्सीन जो है वो भेजी थी, और उस समय डोनाल्ड ट्रंप थे, भारत को जो है धमकी देते थे कि वैक्सीन भेजो और नहीं तो कार्रवाई के लिए तैयार रहो। तो हमारी वैक्सीन की क्वालिटी, उसको ले करके किसी को भी डाउट नहीं है।
तो यानी कि और आने वाले समय में इसके बिजनेस को आपको ग्रो करने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं जैसा कि मैं बताता हूं हमेशा कि बिजनेस सस्टेनेबिलिटी आप जरूर देखा करिए, बिजनेस सस्टेनेबल है कि नहीं है इस बारे में आप श्योर रहा करिए। फार्मास्यूटिकल का बिजनेस जो है उसी तरह से है जैसे कि एफएमसीजी का बिजनेस है, तो ग्रोथ तो होगा, लेकिन बड़ी कंपनी है या छोटी कंपनी है इस बात पर भी आपको ध्यान रखना चाहिए। जैसे छोटी बड़ी कंपनियां होती हैं उनका जो है सेल्स बेस जो है बड़ा होता है, उससे ग्रोथ करने की संभावना कम होती है। लेकिन आप देखिए इस कंपनी के बारे में देखिए, बहुत छोटी कंपनी है और उसका ग्रोथ पेस देखिए 100 200 300 400% ग्रोथ हो जा रहा है। तो इस कंपनी के बारे में मैं ये कहना चाहता हूँ कि छोटी कंपनी है और ग्रोथ जो है किसी भी तरफ जा सकता है, यानी कि कंपनी ग्रो कर रही है तो बहुत तेज स्पीड में ग्रो कर रही है और हो सकता है कि इन फ्यूचर ये ग्रोथ का स्पीड उतना न रहे। लेकिन अगर 1350 करोड़ के मार्केट कैप के साथ कंपनी के अगर बाकी पैरामीटर को देखा जाए, बाकी पैरामीटर का मतलब है कि रेवेन्यू को आप देखिए, रेवेन्यू और साथ ही साथ अगर रेगुलेटेड मार्केट में भी अगर काम करते हुए कंपनी अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट करने में सफल है और उसके अलावा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स और साथ ही साथ कंपनी के प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की 15% से ऊपर की क्या बोलते हैं उसको प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन वो, और कंपनी का जो आरओई है आप देखिए 25% से ऊपर है, तो ये सारा पैरामीटर कंपनी को एक ठीक ठाक कंपनी साबित करने में सफल हो जा रहा है दोस्तों। तो कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस अच्छे हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्या नंबर 1 कि लिस्टिंग गेन होना चाहिए कि नहीं। अभी इधर बीच आए हुए काफ़ी सारे आईपीओ को आपने देखा, मैंने उसकी एनालिसिस की और कई सारे आईपीओ जो है मेरे जो भी मैंने एनालिसिस की उसके आसपास ही लिस्ट होते हुए नजर आए। ये मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि आप मेरी बात मानिए, आपको जो भी कर रहा है अपनी फाइनेंशियल एडवाइजर से ही समझिएगा। लिस्टिंग गेन यहाँ पे वैल्यूएशन कंपनी ने जो है 28 का मांगा है, वो थोड़ा सा और सस्ता रख सकती थी, छोटी कंपनी है लेकिन अब ठीक ठाक लेकिन वैल्यूएशन पर लेके आई है। जीएमपी का ट्रेंड आप देखिए, जीएमपी के ट्रेंड में यहाँ 40% के आसपास ये जीएमपी का ट्रेंड फिलहाल चलता हुआ नजर आ रहा है। तो इन दोनों ही पैरामीटर के हिसाब से देखा जाए तो इस आईपीओ में, क्योंकि ये छोटा आईपीओ है और इधर भी जितने भी आईपीओ आए हैं छोटे आए हैं और लिस्टिंग गेन ठीक हो रही है। बाजार आज का बाजार तो काफ़ी ख़राब रहा है। यूएस में जो फेड की मीटिंग हुई है उसके हिसाब से तो बाजार ख़राब रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि इस कंपनी के साथ आपको अगर निवेश करने का फैसला लेना है लिस्टिंग गेन के लिए, तो मुझे लगता है कि लिस्टिंग गेन होने की संभावना प्रबल हो गई है। मोर देन 30% का लिस्टिंग गेन मुझे लगता है कि होने की संभावना यहाँ पे प्रबल हो गई है। दूसरी बात दोस्तों, क्या आप इसको अपना लॉन्ग टर्म का साझेदार बनाना चाहते हैं, यानी कि क्या इस कंपनी में आप मेंबरशिप लेना चाहते हैं, क्या इस कंपनी में आप शेयर होल्डर लंबे समय के लिए बनना चाहते हैं। एक छोटी कंपनी और साथ ही साथ मार्केट कैप बिलो 1500 करोड़ के आसपास अगर लिस्ट होने वाली कंपनी है और अगर मान लीजिए कि 50% का यहाँ पे आपको प्रीमियम मिलता है डे 1 के दिन, तो कंपनी हो जाएगी 2200 करोड़ के आसपास की। तब भी ये कंपनी छोटी होगी। जिस तरह से कंपनी ग्रो कर रही है मुझे लगता है कि ये लॉन्ग टर्म का एक अच्छा पिक हो सकता है। बाकी दोस्तों आपकी राय क्या है, आपकी ओपिनियन क्या है, वो मुझे आप कमेंट करके जरूर बताइए। इस वीडियो में इतना ही। चैनल पर अगर आप नए हैं दोस्तों तो सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।